कहानी तब शुरू होती है जब अंतरिक्ष की गहराई में एक अज्ञात प्राणी एक छोटा सफेद गोला छोड़ता है और उसे पृथ्वी पर भेजता है। गोला पृथ्वी की ओर अपना रास्ता बनाता है और जब ये पहली बार ग्रह पर पहुंचता है तो यह एक चट्टान के पास उतरता है। ओब को चट्टान काफी विचित्र लगती है और कुछ क्षण बीतने के बाद वह चट्टान का रूप लेने का निर्णय लेता है। समय बीतता गया और एक दिन एक घायल सफेद भेड़िया चट्टान के पास आ गया। वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी देर बाद भेड़िया मर जाता है। ओब ने अब भेड़िए का रूप लेने और भूमि पर घूमने का फैसला किया। भेड़िए के रूप में गोला कुछ समय तक यात्रा करता है जब तक कि वह एक शिविर तक नहीं पहुंच जाता। शिविर में प्रवेश करने के बाद हर कोई मर गया लगता है, सिवाय इसके कि शिविर में एकमात्र जीवित व्यक्ति एक लड़का है जिसकी मुस्कान अच्छी है। अचानक लड़के की नजर सफेद भेड़िए पर पड़ती है और वह उसे जॉन नाम से बुलाता है। लड़का अब भोजन और सभी आवश्यक सामान पैक करना शुरू कर देता है। वह उस स्थान की यात्रा करने की तैयारी कर रहा है जिसे वह स्वर्ग कहता है। लड़के को यकीन है कि पहाड़ों के पार उसकी जनजाति के बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उनके जनजाति के कई सदस्य नए घर की तलाश में 5 साल पहले चले गए और उन्होंने गांव के बीमारों और बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए लड़के को छोड़ दिया, जिन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। जैसे जैसे साल बीतते गए अंततः शिविर के सभी लोग मर गए और लड़का अकेला रह गया। भेड़िया और लड़का फिर उस राह पर चलना शुरू करते हैं जिसे जनजाति के सदस्य वर्षों पहले छोड़ गए थे। कुछ समय तक उनकी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन लड़के के पैर में चोट लग जाती है और यह एक समस्या बनने लगती है। उसे चलने में कठिनाई होती है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानना चाहता। कुछ समय बाद उनकी नजर एक कारवां के अवशेषों पर पड़ी। यहाँ कई कब्रिस्तान और समाधि स्थल भी हैं। लड़के को पता चलता है कि उसकी पूरी जनजाति मर गई है, इसलिए वह व्याकुल हो जाता है और घर लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह घर लौटता है उसकी चोट बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह धीरे धीरे डेटिंग कर रहा है। कुछ देर बाद लड़का मरने के कगार पर होता है और उसकी नजर सफेद भेड़िए पर पड़ती है। वह जॉन से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसे हमेशा याद रखेगा। फिर लड़का हवा में आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। गोला उस लड़के को देखता है जो अब सिर्फ एक खाली खोल जैसा लगता है। थोड़ी देर बाद गोला भेड़िए से लड़के में बदल जाता है। अब लड़के के रूप में गोला इस नए जीवन की खोज के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। ओब ने लड़के की इच्छाओं का सम्मान करने और दुनिया भर में यात्रा करने और लड़के और उसके सपनों का सम्मान करने के तरीके के रूप में वह जीवन जीने का फैसला किया जो वह अपने लिए चाहता था। वह गोला जो अब लड़के के रूप में है, वह काफी समय तक पूरे दक्षिण में नई भूमियों की खोज में यात्रा करता है। क्योंकि गोला को मानव जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, वह मरता रहता है। वह भूखमरी की चोटों और अन्य तत्वों के कारण एक भालू के पंजे से बुरी तरह मर जाने में सफल हो जाता है, लेकिन हर बार गोला शरीर को पुनर्जीवित कर देता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ देर बाद लड़का एक छोटे से गांव में पहुंचता है। गांव में लोग मार्च नाम की एक छोटी लड़की की बलि देने की योजना बना रहे हैं। वे ओनिग्मा नामक देवता को प्रसन्न करने के लिए ये मानव बलि दे रहे हैं। उनका मानना है कि इस बलिदान से वे बच जाएंगे और अपने क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। ग्रामीण मार्च लेकर उसे पहाड़ की ओर वेदी तक ले जाते हैं। इससे पहले कि उसकी बलि दी जाती, पेरोन नामक उसका दोस्त हस्तक्षेप करता है और ग्रामीणों का ध्यान भटकाता है और मार्च को भागने का मौका देता है। जब मार्च भागने की कोशिश करता है तो वह उस लड़के के पास जाती है जो पुनर्जन्म के बीच में है। उसके ठीक पीछे गांव वाले हैं, लेकिन जब वे लड़के को रूप रंग बदलते देखते हैं तो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। मार्च और लड़का एक साथ कुछ समय बिताते हैं और वह उसे खाने के लिए कुछ फल देती है। लड़का इसे एक जानवर की तरह खा जाता है क्योंकि यह पहली बार है कि ओब ने भोजन का स्वाद चखा है। फिर लड़का और मार्च कुछ देर आराम करते हैं। मार्च को एक दुस्वप्न आता है कि गांव वालों को उसके दोस्त और बहन मिल गए हैं और वे उसकी जगह ओनिग्मा को उनकी बलि दे रहे हैं। मार्च फिर मुख्य सड़क पर वापस जाने का फैसला करता है और लड़का एक छोटे कुत्ते की तरह उसका पीछा करता है। वह एक विशेष इंसान है और गोला उसके साथ सुरक्षित महसूस करता है। मार्च एक बच्चे की तरह व्यवहार करने के लिए लड़के का दोस्ताना मजाक उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि पेरोना को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और एक खंभे से बांध दिया है। हालांकि एक विशाल भालू अचानक आता है और पास के गार्डों को खाना शुरू कर देता है। पेरोना ने हंगामे का उपयोग करते हुए ब्लेड से अपने संयम को काट दिया। उसी समय भालू ने उसे देख लिया और हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। इसलिए पेरोना जंगली जानवर से बचने के लिए एक चट्टान पर कूद गई। इस बीच हेस नामक एक महिला मार्च को ढूंढने और उसे बलि देने के लिए ले जाने के लिए पार्टी का नेतृत्व करती है। कुछ समय तक खोजने के बाद वे लड़के को ढूंढने में सफल हो जाते हैं और जंगल में एक साथ मार्च करते हैं। मार्च उस लड़के को इंसानों की तरह खाना और बोलना सिखा रहा था। हेस मार्च को ले जाता है और उसे वेदी पर ले जाता है जहां वह उसे बेहोश कर देती है ताकि वह बच न सके। वे वेदी की ओर मार्च बांधते हैं और अपने देवता के आने की प्रतीक्षा करते हैं। अचानक विशाल भालू प्रकट हो जाता है और गांव वाले सोचते हैं कि भालू वास्तव में उनका देवता ओनिग्मा है।
हेस और उसके समूह ने जाने और भगवान को भोजन देने का फैसला किया। पेरोना मार्च को बचाने के लिए दौड़ती है और उसके साथ वह लड़का भी शामिल हो जाता है जो उससे प्यार करने लगा है। हेस उनकी बहादुरी से प्रभावित है और देखना चाहता है कि भालू के साथ क्या होता है। पेरोना मार्च को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े जानवर ने उसे बाहर कर दिया। फिर लड़का एक विशाल सफेद भेड़िए में बदल जाता है और भालू पर हमला करके उसका चेहरा काट देता है और बिना किसी समस्या के उसे हरा देता है। ग्रामीण भयभीत और भ्रमित है। हेस फिर कहते हैं कि मार्च, पेरोना और लड़के को बचाया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वे हेस के साथ यानिम देश की यात्रा में शामिल हों। मार्च और पेरोना ने फैसला किया कि यह उनका सबसे अच्छा विकल्प है और निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अपने भेड़िया रूप में गोला अंततः बोलता है, ये धन्यवाद कहता है, वे शब्द जो मार्च उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। हेस पेरोना को मार्च और लड़के के साथ यानिम की लंबी यात्रा पर ले जाता है। मार्च ने लड़के का नाम फूशी रखने का फैसला किया, क्योंकि वह चाहती है कि उसके पास अपना कुछ हो। सबसे पहले यात्रा सुखद होती है और हेस समूह को विभिन्न स्टैंडों से खाना खाने और मौज मस्ती करने देता है, लेकिन ये बहुत तेजी से बदलता है क्योंकि हेस उनके जलपान में एक पदार्थ डालता है। समूह जाग जाता है और फूशी पर उन कैदियों द्वारा हमला किया जाता है जो अपना दिमाग खो चुके हैं। लड़ाई के दौरान पता चला कि फूशी नाम का लड़का वास्तव में अमर है। इस दर्दनाक अनुभव के दौरान फूशी को एक नया वाक्यांश पता चलता है जिससे दुख होता है। क्रोधित कैदी से बचने के लिए फूशी भेड़िए में बदल जाता है और भाग जाता है। फिर उसे उसके रास्ते में रोकने के लिए जहरीले तीर से मारा जाता है। मार्च फूशी के बारे में अत्यधिक चिंतित हो जाता है और उसकी चोटों में फंसे तीर को निकालने में उसकी मदद करता है। पेरोना फिर एक योजना लेकर आती है जो उन्हें आजाद कर सकती है। वह सोचती है कि वे भालू को ढूंढ सकते हैं और उसे गांव में वापस ला सकते हैं ताकि यह साबित हो सके कि उनिगम के लिए बलिदान अब आवश्यक नहीं है। मार्च और फूशी को भालू की लाश की खोज करते समय पकड़ लिया गया। हेस और उसके सहायक मार्च को भालू को ठीक करने के लिए मजबूर करते हैं। वे भालू के घावों का इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वह मर जाता है। इधर उधर छिपते समय पेरोना गलती से एक शेड में गिर जाता है और एक गार्ड द्वारा उसे देख लिया जाता है। उसने फैसला किया कि उसकी योजना तुरंत पूरी होनी चाहिए। पेरोना मार्च और फूशी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वे तीनों भाग जाते हैं, लेकिन यानिमे के ग्रामीणों द्वारा उनका पीछा भी किया जाता है। पेरोना पर क्रूर हमला होता है और मार्च खत्म होने से ठीक पहले वह अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। अपने दोस्त को चोट लगते देखने के बाद फूशी क्रोधित हो जाता है और बदले में वह एक विशाल भालू में बदल जाता है और अपने आसपास के सभी दुश्मनों को नष्ट कर देता है। मार्च मर जाता है और पेरोना का दिल टूट जाता है। बाद में वह मार्च के माता पिता से मिलने जाती है और उन्हें उनकी बेटी के बारे में सब बताती है। यानिम के सैनिक अभी भी फूशी को पकड़ना चाहते हैं, हालांकि पेरोना उन्हें अपना पीछा छोड़ने के लिए मना लेता है। फूशी फिर एक बार अकेली चली जाती है। जब फूशी जा रहा था तो कई यानिम सैनिकों ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पेरोना ने सीधे तीरंदाजा के हाथ पर तीर मार दिया। जैसे ही फूशी जंगल में खो जाता है, वह अपना आकार बदलकर मार्च जैसा दिखने लगता है। फूशी कई दिनों तक धीरे धीरे जंगल में अपना रास्ता बनाता हुआ चलता है। अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात प्योरिन नामक एक बूढ़ी महिला से होती है। फूशी को फिर बोलना और अन्य मानवीय व्यवहार सिखाया जाता है। कुछ समय के बाद फूशी अंततः पूर्ण वाक्य बनाने में सक्षम हो जाता है और धीरे धीरे बात करते हुए वह बुजुर्ग महिला के साथ संवाद कर सकता है। वह बुढ़िया को अपने जीवन की कहानी और वह कैसे बना ये बताने में सफल होता है। थोड़ी देर के बाद वे दोनों ताकानाहा युद्धग्रस्त भूमि पर पहुंचे जो इस समय यानिमे के साथ एक बड़े युद्ध में है। फूशी और प्योरिन के प्यार के घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन उन पर एक अजीब प्राणी द्वारा हमला किया जाता है। ये जीव फूशी की हर याद को खा जाता है और उसे छीन लेता है और उसे उसकी कक्षा में लौटा देता है, क्योंकि वह अपने सभी अनुभवों को भूल गया है। अचानक देखने वाला सामने आ जाता है। यही वह प्राणी है जिसने फूशी को बनाया है। देखने वाला फूशी को प्राणी को नष्ट करने के लिए उसके मूल भाग को निशाना बनाने के लिए कहता है। फूशी अंततः जीव को नष्ट करने में सफल हो जाती है और फिर देखने वाले से बात करती है। फूशी को अपनी यादें वापस मिल जाती हैं और देखने वाले को पृथ्वी पर उनकी यात्रा का उद्देश्य पता चलता है। फूशी का कर्तव्य है कि वह जीवन और इस दुनिया की रक्षा करे और उसे इसे उन प्राणियों से बचाना चाहिए जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। अंततः फूशी और बुजुर्ग अपने प्रेमी का घर ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हमें गुगु नामक एक छोटे बच्चे से मिलवाया जाता है जिसे उसके बड़े भाई ने छोड़ दिया था और अब उसे जीवित रहने के लिए विभिन्न दुकानों में काम करना पड़ता है। काम के बाद एक दिन गुगु एक रेल दुर्घटना में लगभग मर ही जाता है। हालांकि उसे अचानक प्योरिन के प्रेमी द्वारा बचा लिया जाता है जो भूखे आदमी के पास जाता है। गुगु को अपना चेहरा छुपाने के लिए एक विशेष मुखौटा पहनना पड़ता है। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी है और वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसकी आलोचना करें या उससे डरें।
इसलिए वह इसे छुपाता है। फूशी और प्योरिन अंततः एक रेस्तरां में पहुंचते हैं जहां फूशी को गुगू के बारे में पता चलता है। रेस्तरां में काम करने वाली लड़कियों में से एक फूशी को पसंद करती है और गुगू को ईर्ष्या होती है क्योंकि वह भी उसे पसंद करता है। गुगू की बू के आदमी के साथ बहस हो जाती है और वह शहर में काम करने के लिए रेस्तरां छोड़ देता है। फूशी खाना बनाना सीखने की कोशिश करता है और वह रेस्तरां में अभ्यास करता है लेकिन कई बार असफल हो जाता है। प्योरिन फिर उससे कहता है कि उसे खाना पकाने के कौशल सीखने में मदद के लिए गुगू की जरूरत है। यदि फूशी खाना बनाना सीख जाए तो वह वास्तविक वयस्क बनने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि गुगू कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है लेकिन संघर्ष करता है। अगली रात कई अपराधियों ने गुगू का अपहरण करने और उसे अपने शो के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। फूशी ठीक समय पर पहुंचती है और अपराधियों को डराने के लिए फिर से एक विशाल भालू में बदल जाती है। फूशी फिर गुगू से मदद मांगती है और दोनों लड़के दोस्त बन जाते हैं। फूशी अंततः कुछ भोजन बनाने में सफल हो जाती है और उसे गुगू को देती है। दोनों लड़के जीवन और मृत्यु की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। फूशी ने खुलासा किया कि वह मरने वाले किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकता है, इसलिए गुगू उससे वादा करता है कि उसके मरने के बाद फूशी उसका रूप ले लेगा और जीवित रहेगा। फूशी सहमत हो जाता है और अपने नए दोस्त से यह वादा करता है। फिर गुगू का मुखौटा खो जाता है जो उसे अपना चेहरा छिपाने में मदद करता है, इसलिए फूशी उसे ढूंढने जाता है और दोनों दोस्त रेस्तरां में लौट आते हैं। फूशी गुगू का मुखौटा ढूंढने में कामयाब हो जाता है लेकिन फिर उस पर एक रहस्यमय प्राणी द्वारा हमला किया जाता है। फूशी नॉकर्स नाम की किसी चीज से जबरदस्त हो जाता है लेकिन गुगू आखिरी मिनट में आग का इस्तेमाल करके उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। उन घटनाओं के बाद गुगू रेस्तरां में वापस जाता है जहां वह फूशी को ठीक से खाना बनाना सिखाता है। दोनों लड़कों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती हो गई है और फूशी पहली बार सचमुच खुश है। 4 अद्भुत वर्ष बीत गए और फूशी को एक इंसान के रूप में अपनी प्रगति पर गर्व है। उन्हें इस बात पर भी गर्व है कि उनके चेहरे के बाल अपने आप उगने लगे हैं। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि अचानक देखने वाला उससे कहता हुआ आता है कि उसे यह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। फूशी ने मना कर दिया क्योंकि वह गुगू और उसके नए दोस्तों के साथ रहना चाहता है। वह अपना समुदाय छोड़ना नहीं चाहता। शहर की लड़कियों में से एक रियान अपना 16वां जन्मदिन मना रही है लेकिन वह डरी हुई है क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से तय की गई है जो उससे 4 साल बड़ा है। गुगू नशे में धुत हो जाता है और अंततः रियान के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। अगली सुबह गुगू को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वह बहुत नशे में था। काफी समय दूर रहने के बाद उसका भाई उससे मिलने आता है और इतनी देर दूर रहने के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है। गुगू अपने भाई की बात सुनता है लेकिन उसकी माफी को अस्वीकार कर देता है, इसलिए भाई रियान की वह अंगूठी लौटा देता है जो गुगू ने उसे वर्षों पहले दी थी। फूशी और गुगू रियान से मिलने उसके घर जाते हैं जहां फूशी गुगू को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की सलाह देता है लेकिन इस बार उसे इसे सही तरीके से करने की जरूरत है। गुगू को घबराहट महसूस होती है क्योंकि वह न तो अमीर है और न ही सुंदर। रियान गुगू से बात करने आती है और उन दोनों को वह अंगूठी याद आती है जो उसने उसे दी थी। दूसरी ओर दस्तक देने वाले अचानक कुछ किशोरों पर हमला कर देते हैं और देखने वाला फूशी को इन हमलों के बारे में सूचित करता है। फूशी शहर में जाता है और वह कुछ लोगों को खतरनाक हमलावरों से बचाता है लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से हरा नहीं पाता है। इलाका पूरी तरह तबाह हो गया है। अमर गोला गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसलिए वह पहले वाले लड़के के रूप में वापस आ गया है। गुगू और रियान शहर में जाते हैं लेकिन देखते हैं कि वह बर्बाद हो चुका है। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन एक इमारत ढह जाती है और उन पर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वे नीचे फंसते फूशी उन्हें बचाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करता है। फूशी को तब पता चलता है कि वह केवल रियान को बचाने में कामयाब रहा और गुगू मर चुका है। फूशी गुगू का रूप धारण करता है और सभी दुश्मनों को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है। रियान गुगू को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन असमर्थ रहती है। फूशी अपने रूप में प्रकट होती है और उससे कहती है कि उसे अब हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। फूशी एक और लंबी यात्रा पर निकलती है। उसने अपना दोस्त और अपना घर खो दिया है। उसने फैसला किया कि अब से वह इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि इससे केवल उन लोगों को नुकसान होगा जिनसे वह प्यार करता है। कुछ समय बाद रियान को याद आया कि वह गुगू से कितना प्यार करती थी और वह अपने पिता से ये भी कहती है कि वह शादी नहीं करेगी क्योंकि वह जिस आदमी से प्यार करती थी वह मर चुका है। फूशी एक बार फिर देखने वाले से बात करता है और उसे एहसास होता है कि आखिरी लड़ाई के दौरान वह मार्च के बारे में भूल गया था। फ्योरन फूशी को ढूंढता है और उससे कहता है कि वह उसकी यात्रा में उसके साथ शामिल होगी। दोनों कुछ समय के लिए यात्रा करते हैं लेकिन कुछ कैदियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और फूशी फ्योरन से अलग हो जाता है। फिर उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्त को ढूंढने के लिए कुछ भी करेगा। फूशी फ्योरन की तलाश करता है और अंततः कई अपराधियों के बीच एक प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है जिससे अंततः उसे फ्योरन को बचाने का मौका मिलता है।
फूशी ने पहले दौर में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अखाड़े में अन्य योद्धा एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और फूशी तब प्रवेश करता है जब केवल एक ही खड़ा बचा होता है। फूशी अपनी पुनर्जनन शक्ति का उपयोग कई घातक प्रहार करने के लिए करता है और अंततः जीत जाता है क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी पराजित हो जाता है। दूसरा दौर शुरू होता है और फूशी बदलाव का फैसला करती है और एक बार फिर जीत जाती है। फूशी फ्योरेन में बदलने में सफल हो जाता है जिससे उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त मर चुका है। फूशी अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फ्योरन की मृत्यु कैसे हुई। फिर उसकी मुलाकात तनारी नाम की एक युवा लड़की से होती है जो उसे बताती है कि ऐसे अच्छे लोग हैं जो बुरी किस्मत के कारण अपराधी बन गए हैं। वह अपने पिता को याद करती है जो एक अपराधी था। फूशी फिर फ्योरन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन देखने वाला उससे कहता है कि उसे उसकी स्मृति और विरासत का सम्मान करना चाहिए। टूर्नामेंट का अगला दौर आता है और फूशी बहुत अधिक शक्ति का प्रदर्शन करता है क्योंकि वह अन्य सभी सेनानियों पर हावी हो जाता है। दो अन्य लड़ाके भी मैदान में प्रवेश करते हैं लेकिन फूशी फिर भी राउंड के अंत में जीत जाता है। एक बार फिर उसका सामना तनारी से होता है जो उसे बताती है कि हत्या करना एक भयानक काम है। दस्तक देने वाले सामने आ जाते हैं और फूशी को इन राक्षसों को हराने के लिए ग्रामीणों के साथ सेना में शामिल होना होगा। फूशी को आखिरकार मार्च की यादें वापस आ गईं और फिर वह तानारी से दोस्ती कर लेता है। फूशी तनारी और गांव के अन्य बच्चों के और भी करीब आ जाता है क्योंकि उसे उनके साथ समय बिताना पसंद है। हालांकि तानारी अभी भी थोड़ी आरक्षित है क्योंकि उसने अतीत में बहुत आघात का अनुभव किया है। उसने वास्तव में वर्षों पहले अपने पिता को उसी मैदान में मरते हुए देखा था। फूशी मार्च का रूप धारण करता है और जेल के अंदर फ्योरन को ढूंढने के लिए चुपचाप घुस जाता है। फूशी का फाइनल मैच हेज व्यक्ति के साथ होने वाला है जिसने उसे अतीत में इतना दर्द पहुंचाया था। हेज ने खुलासा किया कि वह वही थी जिसने फ्योरन की हत्या की थी। फूशी गुस्से में आ जाता है लेकिन हेज उसे एक पदार्थ का इंजेक्शन लगाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। हेज जन्नादा द्वीप की नेता बन गई है और वह अब फूशी और उसके दोस्तों के साथ जो चाहे कर सकती है। हेज अभी भी अपनी जीत का आनंद ले रही है और उसने कहानियां बनाना शुरू कर दिया है ताकि गांव वाले उसकी और भी अधिक पूजा करें। वह उनसे झूठ बोलती है और उन्हें बताती है कि वह वही थी जिसने फूशी को पाया था और जब वे मिले थे तो वह सिर्फ एक जानवर था और दावा किया था कि वह वही थी जिसने उसे बात करने और मानवता के बारे में सीखने में मदद की थी। इसके बाद हेज ने तानारी से कहा कि वह जन्नादा इल्सन पर शासन कर सकती है और फिर फूशी को एक छिपे हुए कमरे में ले जाती है जहां वह उस पर हमला करना शुरू कर देती है। तानारी और उसके बाकी दोस्त फूशी को बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन दुर्भाग्य से वे गार्डों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। फूशी ने हेज से कहा कि वह उसे उसके साथ जो चाहे करने की अनुमति तभी देगा जब वह तानारी और उसके दोस्तों को रिहा कर देगी और उन्हें द्वीप छोड़ने की अनुमति देगी। वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और तानारी को एक नाव देती है ताकि वे जा सकें, लेकिन फिर भी वह उन्हें इंजेक्शन लगाती है। जब तानारी जागती है तो वह वापस लौटना चाहती है और फूशी को बचाना चाहती है। इस बीच फूशी को अब इंजेक्शन भी लगा दिया गया है और वह मूल रूप से हेज का गुलाम है। तानारी द्वीप पर वापस आती है और एक बार फिर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है। फूशी को बचाने की कोशिश करते समय उसकी मुलाकात कई लोगों से होती है। राक्षस बिना किसी दया के द्वीप पर सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फूशी और तानारी दोनों उन राक्षसों से लड़ते हैं जिन्होंने अब मृतकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। तानारी के दोस्त मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़ाई में आसानी से मारे जाते हैं। दस्तक देने वालों ने अब अपनी शक्तियों को और भी अधिक विकसित कर लिया है, इसलिए फूशी और तानारी को अब अपने मृत दोस्तों को भी संभालना होगा। फूशी घबराहट की स्थिति में जाने लगता है क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में टूट रहा है। हेज फिर तानारी को पकड़ लेता है और फूशी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है। फूशी ने एक बार फिर वादा किया कि जब तक तानारी आजाद नहीं हो जाता वह कुछ भी करेगा। जब तक तानारी हेज को अपने साथ ले जाती है तब तक वह अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन फूशी अचानक उन दोनों को जलते हुए गड्ढे से बचाने में सफल हो जाती है जो कि लकड़ी और लाशों से भरा हुआ है। फूशी फिर हेज को अपने साथ ले जाता है और तानारी को द्वीप पर शांति से शासन करने के लिए छोड़ देता है। आखिरकार हेज जाग जाता है और वह फूशी से कहती है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है, जिससे वह नाराज हो जाता है और बदले में वह उसे दूसरी नाव पर बिठा देता है और वह अपनी नाव के साथ चला जाता है। सबसे पहले फूशी सभ्यता में वापस एकीकृत होने और मानव समाज के बीच रहने से डरता है। उसे डर है कि इससे केवल दर्द होगा। अंत में उसने फैसला किया कि वह अपनी दोस्त प्योरिन से दोबारा जुड़ जाएगा और उसके साथ जितना संभव हो उतना समय बिताएगा। देखने वाला समझाने की कोशिश करता है कि वह जल्द ही बुढ़ापे से मर जाएगी, लेकिन फूशी को इसका मतलब समझ में नहीं आता है। कई महीने बीत जाते हैं और प्योरिन मनोभ्रंश से पीड़ित होने लगता है। फूशी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और वह अपने दोस्त का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता है। एक आदमी हेज को बचाता है और उसे ठीक होने के लिए अपनी झोपड़ी में लाता है।
हालांकि हेज वास्तव में एक नौकर के साथ विलीन हो जाता है और उस आदमी को बाहर निकाल कर भाग जाता है। प्योरिन मृत्यु के करीब पहुंचती है और वह देखने वाले से बात करती है। वह उससे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए कहती है जो फूशी को उसकी यात्रा में मदद करेगा, जो संभवतः हमेशा के लिए रहेगी। फिर वह मर जाती है और स्वर्ग में प्रवेश करती है जहां वह देखने वाले से मिलती है। देखने वाला उसके सार को धारण करता है जो फूशी के मूल गोला रूप के समान दिखता है। फूशी को पता चलता है कि प्योरिन सचमुच चला गया है। वह अपने दोस्त को खोने से व्याकुल है और अपनी यात्रा के दौरान की सभी सुखद यादों को याद करता है। दशकों बीत गए और हम देखते हैं कि फूशी अब बहुत बड़ा हो गया है और वह अभी भी लड़ रहा है और नौकर्स को मार रहा है। और इससे एनीमे का अंत हो जाता है। यदि आपको आनंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिसूचना घंटी चालू करें ताकि आप कोई अन्य वीडियो देखने से न चूकें। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।